अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में देयर आर 8 स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स रहते हैं सिलेक्शन के, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। कुछ इसमें इंक्रीज कर देते हैं स्टेप्स, कुछ इन स्टेप्स को डिक्रीज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। लेकिन जो बेसिक एक ओवरऑल हम जेनरिक समझे तो ये 8 स्टेप्स होते हैं किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस के, right? So the process of selection follows a methodology to collect information about an individual in order to determine if that individual should be employed. The methodology used should not violate any laws regarding personal selection. So ये जो process of selection रहता है, ये methodology use करता है wherein you'll be collecting information from the individual कि भाई उसके बारे में आप information को collect करते हो और आप देखते हो कि भाई वो आप क्या employment हम उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, and accordingly we follow it. और हर organization का selection का एक process रहता है, कुछ उनके rules and regulations रहते हैं which they need to follow and adhere to. अब देखते हैं हम what are the various steps of the selection. Now we'll see the process of selection, the various steps in the process. The first step is reception, wherein we are receiving the applications from the aspirants. Next step is screening interview, wherein हम एक screening interview conduct करते हैं जहां पे हम unsuitable candidates को हटा के suitable जो candidates होते हैं उन्हें next level पे पहुंचाते हैं. फिर third step होता है application blank. उसके बाद आता है fourth step selection test. फिर फिफ्थ स्टेप होता है आपका सिलेक्शन इंटरव्यू. सिक्स्थ आता है फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका सेवेंथ स्टेप है रेफरेंस चेक. एंड देन जब सारे लेवल्स आप क्रॉस कर लेते हो तो आपका स्टेप 8 आता है, दैट इज योर हायरिंग डिसीजन वेदर यू वांट टू हायर दिस पर्सन और नॉट. तो ये तो अपन ने ब्रीफ में देखे क्या स्टेप्स होते हैं. अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप विच इज द इनिशियल स्क्रीनिंग. सो रिसेप्शन तो हो गया, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आपने एप्लीकेशंस रिसीव कर ली हैं जॉब एप्लीकेंट्स की, तो अब आप क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, इनिशियल स्क्रीनिंग. So the selection process often begins with an initial screening of applicants to remove individuals who obviously do not meet the position requirement. At this stage, a few straightforward questions are asked, and an applicant may obviously be unqualified to fill the job position or may be very well qualified to work in other positions. So what happens at times कि जब हम इनिशियल स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हमारी पोजीशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस बंदे का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और वो कैसे हमारे साथ फिट इन हो सकता है. हो सकता है वो एकदम परफेक्ट फिट हो, सो हम उसको नेक्स्ट लेवल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे. बट एट टाइम्स कुछ ऐसी प्रोफाइल्स आती है जो शायद जिस जॉब प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई किया है वो उसके लिए उतना फिट इन नहीं होता, लेकिन हमारे पास कोई और जॉब वैकेंसी अवेलेबल होती है जिसके लिए शायद वो बेस्ट फिट है. तो क्या होता है इस केस में हम उसको उस प्रोफाइल के लिए ना कंसिडर करके उसको दूसरी प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर लेते हैं. सो ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग वाला जो प्रोसेस है, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका मैं बताती हूँ. उसने अप्लाई किया था एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए एंड 4 पीपल अप्लाइड एंड 3 ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड. लेकिन उसका जो फ्लैश हो रहा था रिजल्ट नॉट कंसिडर्ड फॉर द प्रोफाइल. So she was very much dejected कि भाई मैंने इतना अच्छा दिया, from my side everything went well, so why I was not screened and why I didn't went to the next level. So फिर उसको HR का कॉल आता है after some period of time that we are as per your expertise and everything we are considering you for the profile of the managerial level. सो ये कहाँ से डिसाइड किया उनके एचआर डिपार्टमेंट ने, उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग के थ्रू कि भाई एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए नहीं, इस व्यक्ति को हम मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर सकते हैं एज पर द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दिस पर्सन इज हैविंग इन हिज और हर ओन फील्ड. सो ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग है ये इस केस में भी हमें बहुत हेल्पफुल रहती है. सो इनिशियल स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स उनको हटा देते हैं, जो सुटेबल है उन्हीं को हम नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करते हैं, राइट. उसके बाद क्या होते हैं, हम क्या क्या चीज स्क्रीनिंग में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी एजुकेशन हिस्ट्री, उसका इवैल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस कि उसने कैसे कैसे क्या क्या जॉब परफॉर्म की है और उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है. कई बार हम लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं ना दैट वी गॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड और आई हैव गॉट दिस सर्टिफिकेशन, आई हैव गॉट अप्रिशिएटेड फॉर माय वर्क. सो वो सारी चीजें आपके रिज्यूमे से या फिर एक इनिशियल इंटरेक्शन से पता चल जाती है. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन ब्लैंक.
तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहते हैं जिन्होंने वो स्क्रीनिंग पार्ट को क्रॉस कर लिया है, सो उसके बाद उनसे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं. दे आर सप्लाइड विद द एप्लीकेशन ब्लैंक टू गेट अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन. और इस एप्लीकेशन फॉर्म से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है ना, एंड द प्लेस एंड द डेट when they were born, you know, the age, their gender, their marital status, उनकी वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उनके सैलरी अलाउंसेस कितने रहे हैं, एंड व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर, उनकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रही हैं. सो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हम एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भरवा के उनसे ले लेते हैं इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट, राइट. सो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है, दे आर अ वेरी गुड वे टू quickly collect the verifiable or a fairly accurate historical data from the candidate. उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है. ठीक है, फिर हमने स्क्रीनिंग कर ली, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया. उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं जो कि होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करती हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द वेरियस पैरामीटर्स. So hundreds of tests have been developed to measure the various dimensions of behavior. जैसे क्या है, हम क्या टेस्ट करते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी नॉलेज लेवल, आपकी फिजिकल एबिलिटीज, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका इंटरेस्ट, आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर. लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग checked in today's time through these employment tests. एंड बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स है जो मीडियम और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इन एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हैं. और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अपन को पता ही है, जो कि ये टेस्टिंग फॉलो करती है. पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीएससीज होती हैं, सेंट्रल पीएससीज होती हैं, और जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें वो एक रिटन टेस्ट लेती है. ठीक है, अब हम समझेंगे कि किन किन टेस्टों को लिया जाता है और किस टेस्ट से हम क्या एसेस कर सकते हैं. Right? So there are two types of test. One is trade test and the second one is psychological test. So trade test क्या होता है? For jobs requiring technical skill, a trade test is necessary to find out the capabilities for the type of job. So क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में अगर हमको कोई टेक्निकल स्किल वाला व्यक्ति चाहिए तो उसके लिए हम ये ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि भाई इस ट्रेड में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है. जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप रिक्रूट करना चाहते हो तो उससे आप कोडिंग का या कुछ ऐसा टेस्ट लेके देखोगे उसकी टेक्निकल स्किल को चेक करने के लिए कि उसे कितना आता है और उसे कितना पता है. तो वो हो गया उसका ट्रेड टेस्ट. एंड दीज टेस्ट्स आर जनरली कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस सुपरवाइजर. किसी एक्सपीरियंस सुपरवाइजर के अंडर ही ये ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, राइट. फिर आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो अब देखते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं. So they are an objective and a standard measure of a sample of human behavior. The main objective of psychological testing is to provide a device for measuring quantitatively a typical sample of mental performance in order to predict what an individual will do under certain circumstances. So psychological testing में हम क्या कर रहे हैं? We are trying to understand the psychology of a person, like in certain circumstances या कुछ situations में उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं. बिकॉज when a person works in an organization, he has to deal with different kind of situations. अलग अलग सिचुएशन से डेली उसको सामना करना पड़ता है. तो उसका क्या एटीट्यूड है, क्या अप्रोच है टुवर्ड्स दी सिचुएशंस, उसका बिहेवियर कैसा है, वो टेस्ट करने के लिए हम इन टेस्टों को अप्लाई करते हैं. सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. इसमें आ जाएगा पहला एप्टीट्यूड टेस्ट. सो दीज टेस्ट्स आर डिजाइन्ड टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द कैपेसिटी टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब. सो जनरली जो क्लेरिकल या ट्रेड पोजीशंस रहती हैं उनके लिए हम ये एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिडर करते हैं कि उनकी क्या कैपेसिटी है टू लर्न न्यू स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और उसका एप्टीट्यूड कैसा है एप्लीकेंट का. फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट. यहाँ पे क्या मेजर करते हैं हम? आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपकी कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू ग्रास्प एंड पुट टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ अ नोवेल और एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंटली कितना अलर्ट है इंडिविजुअल और कैसे वो अलग अलग पीसेस को
ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट, कि भाई आपका इंटरेस्ट है कि नहीं जिस ऑक्यूपेशन के लिए आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट कर रहे हो, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल। सो टू डिटरमिन द प्रेफरेंस बट नॉट द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सो कई बार इंटरव्यूज में इस टाइप के इंटरव्यूज में भी और टेस्ट में भी कुछ इस टाइप के टेस्ट होते हैं जहां पे वो आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जस्ट कि हमें जॉब मिल जाए तो वो अलग अलग जगह अप्लाई करके अपने कैंडिडेचर को प्रेजेंट करते रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ऐसे लोगों को लेना जो एक्चुअली में उस प्रोफाइल में, उस एरिया में, उस डोमेन में इंटरेस्टेड हो। बिकॉज व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, उसको आप 100% देके करते हो, यू एक्चुअली इंजॉय डूइंग योर वर्क। और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो उसमें हम अपना 100% नहीं देते हैं और हमारा आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं आता। ये हो गया आपका इंटरेस्ट टेस्ट। फिर आता है आपका नॉलेज टेस्ट, टू मेजर द डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी यू हैव, कि आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी प्रोफिशिएंसी है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये सारी चीजों में हम नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो कई बार होता होगा जो आपका सब्जेक्ट रहता है, आपके सब्जेक्ट टेस्ट लिए जाते हैं बहुत सारी। जैसे कई बार आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो गया, जो इंजीनियरिंग वाली रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, तो जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सिविल के सब्जेक्ट्स रहते हैं। जो मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं तो एचआर के सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपका एचआर का सिलेबस रहेगा, फाइनेंस का सिलेबस रहेगा। सो यहाँ पे क्या वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका नॉलेज लेवल आपके सब्जेक्ट में कैसा है और कितना है। फिर आते हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? These tests wherein the applicant projects his personality into free responses about pictures shown to him which are ambiguous। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होते हैं? एक छोटा सी टेस्ट होते हैं, जैसे अलग अलग पिक्चर्स आपको दी गई हैं और आपसे कहा जाता है कि उन पिक्चर्स में जो आपको दिख रहा है उनको देखते हुए आप एक स्टोरी क्रिएट करिए। तो यहाँ पे क्या होता है? वी आर समवेयर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन थ्रू द रिस्पॉन्सेज दैट पर्सन विल गोइंग टू गिव। सो ये टेक्निक भी यूज की जाती है इन ऑर्डर टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। आ गए अब हम, पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू भी हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, अलग फॉर्म से अपने पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? wherein we judge the emotional balance, your maturity level, your temperamental qualities of a person। so यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दे देते हैं और वहां पे उनके रिस्पॉन्सेज से जज करने की कोशिश करते हैं कि इसका पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स द थिंग्स या फिर कोई नेगेटिव आउटलुक है टुवर्ड्स द थिंग्स। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू उनकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको रेटिंग देते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं जजमेंट टेस्ट। जजमेंट टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि उस व्यक्ति की जजमेंट स्किल्स कैसी है, हाउ क्विकली एंड हाउ एप्रोप्रिएटली दैट पर्सन इज एबल टू टेक द राइट जजमेंट इन द राइट सिचुएशन। कई बार उन्हें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और बोला जाता है इसका सोल्यूशन ढूंढो और इस सिचुएशन में आप क्या जजमेंट करते अगर आप होते तो उस चीज को हम जजमेंट टेस्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं, राइट। फिर आते हैं हम डेक्सटेरिटी टेस्ट। डेक्सटेरिटी टेस्ट क्या होते हैं? These tests helps us to evaluate the manual abilities of individual in order to understand कि भाई वो manually उनका hand का कोऑर्डिनेशन, आई का कोऑर्डिनेशन, लेग्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एयरफोर्स है, गुंजन सक्सेना, अगर आप लोगों ने देखी होगी, ये टीवी सीरीज है गुंजन सक्सेना, वेरिन उसका पूरा जर्नी दिखाई है कि कैसे वो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनती है। तो उसमें ये दिखाया है कि पहले उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसके एक टेस्ट में वो फेल हो जाती है। वो कौन सा टेस्ट रहता है? वो ये डेक्सटेरिटी टेस्ट ही रहता है, वेरिन उसकी हाइट का कुछ इशू होता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन उस बाद में फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मेजरमेंट होना चाहिए था और जो उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था हैंड्स का, लेग्स का, वो एकदम परफेक्ट रहता है। तो बहुत सारे, जैसे एयरफोर्स हो गया, उसमें ये वाला टेस्ट बहुत यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है आपके बॉडी पार्ट्स का, वो आपका असेस करने के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो फाइटर्स होते हैं
उनके लिए भी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली कितने फिट हैं, फिजिकली आप कितने प्रॉम्प्ट हैं, आपकी मोटर स्किल्स कैसे काम करती हैं। सो इन सब चीजों के लिए ये डेक्सटेरिटी टेस्ट यूज किया जाता है अलग अलग ट्रेड्स में डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट, राइट। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। तो अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में क्या होता है। तो अभी तक तो हमने क्या किया, सब स्क्रीनिंग कर ली, सब चीज हो गई, हमने सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको हमने इंटरव्यू राउंड के लिए कंसिडर किया। सो ये इंटरव्यू राउंड जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो एक हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जब हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो वी गेट टू नो मोर अबाउट द पर्सन, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, and how that person is responding to the questions asked. So ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं to move towards a more intelligent selection decisions. So इसलिए ये employment interviews बहुत important होते हैं। अब ये जो employment interviews है आजकल these are going virtually भी हम employment interviews conduct कर सकते हैं, wherein you can have an interaction with the job applicant online, राइट। सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम और डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट द कैंडिडेट, है ना, एंड मोर ऑफ यू नो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट पर्सन इज होल्डिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका एटीट्यूड क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस से काम नहीं होता, आप अकेले काम नहीं करते हो, आप दूसरे लोगों के साथ काम करते हो। तो आपका कोऑर्डिनेशन दूसरे लोगों के साथ कैसा है, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हो, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन हो सकता है, वो सब चीजें जानने के लिए और आपके बैकग्राउंड को भी और टटोलने के लिए ये वाले एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस क्या देती हैं, एक कंडीशनल जॉब ऑफर देती है। ये कंडीशनल जॉब ऑफर क्या होता है, दिस इज एक्चुअली अ टेंटेटिव जॉब ऑफर। एक टेंटेटिव जॉब ऑफर होता है दैट बिकम्स परमानेंट ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो ये टेंटेटिव जॉब ऑफर जो है ये परमानेंट हो जाता है जब आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे। वो क्या है कुछ कंडीशंस, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो क्या होता है, इस वाले स्टेप पे कंडीशनल ऑफर दे दिया जाता है कि भाई हम आपको कंसिडर कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए, और अगर आगे चल के आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होना है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होना है, इफ बोथ द थिंग्स फाउंड सुटेबल, सो हम आपको परमानेंट जॉब ऑफर दे देंगे। सो कंडीशनल जॉब ऑफर का यही रोल होता है कि एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आपने आगे वाले राउंड्स में क्वालिफाई नहीं किया, या आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आए, या आप फिजिकली फिट नहीं हुए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज को ओपन रखने के लिए आपको पहले कंडीशनल जॉब ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। उसके बाद कंडीशनल जॉब ऑफर देने के बाद क्या होता है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, इस स्टेप में क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, आपसे 2 या 3 रेफरेंसेस मांगती हैं उन लोगों के जिनके साथ आपने पहले काम किया है। सो जिन लोगों का आप रेफरेंस देते हो उन लोगों को वो कांटेक्ट करती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि आपका परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्डक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा रहा है, आपका लास्ट पे आउट क्या था, आपने जो बताया उससे मैच करता है या नहीं। आपके एम्प्लॉयर्स को भी वो कांटेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड इन अ मच मच बेटर वे। सो ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि कंपनीज को उनके कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके देती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल दे गिव, अगर लोअर लेवल की है तो दे चार्ज लेस, मे बी 3000, 5000, 10,000। अगर प्रोफाइल हाई प्रोफाइल है सो दे इवन चार्ज 30 to 50,000 फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफाइल। क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। उससे ये पता चलता है कि जो कैंडिडेट ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो सही है, वो ऑनेस्टी के साथ उसने अपना कैंडिडेचर आपको प्रेजेंट किया। ठीक है, अब कुछ कॉमन सोर्सेस क्या होते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानने के, वही कि रेफरेंसेस फ्रॉम विच आर प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, एक वो होता है। आप उनके फॉर्मर एम्प्लॉयज को आप अप्रोच कर सकते हो और उससे उनका कैंडिडेट का वर्क रिकॉर्ड जान सकते हो, उनका परफॉर्मेंस जान सकते हो, उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल कब कब मिला उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर आप उनके जो एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स रहे उनको वेरीफाई करने के लिए आप उनसे ट्रांसक्रिप्ट्स मांग सकते हो, उनका लीगल स्टेटस ऑफ वर्क क्या है वो जान सकते हो। विद दैट उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है उनके ऊपर, उसके बारे में आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जान सकते हो। उसके बाद आप गूगल पे भी सर्च करके, आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर क्रिएटिंग देयर ओन लिंक्डइन प्रोफाइल, सो उससे भी उनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि भाई उनकी क्या प्रोफाइल रही है, वो कहीं न्यूज में या कहीं
किसी और जगह तो नहीं आए ऑन अ रॉन्ग नोट। तो उस चीज को हम इन सब तरीकों से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया, द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी सूटेबल। फिर हम करेंगे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति की, कि उसकी फिजिकल कैपेसिटीज क्या है, अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है तो कुछ उसकी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, बिकॉज डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन अगर हमें हमारी प्रोफाइल के हिसाब से एकदम फिट बंदा चाहिए तो हम उसका वो वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बंदा फिट है या नहीं। और अगर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं या तो आप ये चीजें ठीक करके लेके आइए, अदरवाइज हम आपको परमानेंट जॉब ऑफर नहीं देंगे। जैसे कई बार होता है कि अगर आपको हार्डकोर आपका काम है कि भाई आपको बैठ के ही काम करना है और आपके लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, तो आपके लिए शायद लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ आवर्स बैठ के काम करना डिफिकल्ट होगा। और वो चीज अगर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में डिटेक्ट हो जाती है तो फिर वो जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगी और आप ना 100% भी नहीं दे पाओगे। सो इस टाइप से कुछ कुछ रहती हैं चीजें जिनको कंसिडर किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसमें एक और आता है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उनका फिजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइट, हेल्थ, रनिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर फिजिकली फिट व्यक्ति नहीं होगा तो वो चोरों को कैसे पकड़ेगा। तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनमें फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज फिजिकली कितना फिट है व्यक्ति टू वर्क अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। सो ये सारी जॉब्स के लिए ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद आपने मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया आपका, यू फाउंड टू बी फिट फॉर द जॉब। सो फिर क्या होगा, जो आप कंडीशनल जॉब ऑफर दिया था ऑर्गेनाइजेशन ने, वो आपको परमानेंट जॉब ऑफर दे देती है। सो द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड टेस्ट गिवन टू him and he has been declared selected. An appointment letter will be given to him mentioning the different terms of अपॉइंटमेंट की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, वो मेंशन रहती हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कि आपका पे स्केल क्या रहेगा, आपकी पोस्ट क्या रहेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, सारी डिटेल्स आपको परमानेंट जॉब ऑफर में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। देन यू गेट फाइनली सिलेक्टेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये हमारे सारे स्टेप्स थे सिलेक्शन प्रोसेस की। अब नाउ लेट्स रिवाइज ऑल दी स्टेप्स वंस अगेन क्विकली। सो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कहां स्टार्ट हुआ था, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इनिशियल स्क्रीनिंग, जहां पे हम इनिशियली स्क्रीन कर रहे हैं कैंडिडेट्स को उनके रिज्यूम्स के थ्रू कि भाई कौन से कैंडिडेट्स हमारे लिए सही हैं और कौन से नहीं हैं। वहीं पे हम मेजर पूल ऑफ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और जो कुछ एक्सट्रीमली सूटेबल कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेवल के लिए कंसिडर करते हैं। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को या जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का, उनको मीटअप नहीं करते तो दे गेट रिजेक्टेड, और जो मीटअप करते हैं उनको वो पास करके नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, आपको अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरनी है। उसमें वो आपके बैकग्राउंड को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, और वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर एवरीथिंग फाउंड टू बी सूटेबल तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कंसिडर कर लेते हैं, आप पास हो जाते हो। और अगर नहीं, इफ यू फेल टू कंप्लीट द जॉब एप्लीकेशन और यू फेल्ड द जॉब स्पेसिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोग पता है, अगर आप फेल होते हो उन चीजों को मीटअप करने में तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इस स्टेप को पास करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जो कि वो है उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। हमने अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी पढ़े थे, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए टेस्टिंग होती है उनकी, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो टेस्ट बेस्ट फिट करता है आप वो उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराते हो, जॉब एस्पिरेंट को प्रोवाइड कराते हो। और वो टेस्ट अगर वो फेल हो जाता है उसमें तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर वो टेस्ट ने क्रॉस कर लिया, पास कर लिया, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जिसमें कि वो और डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू लेते हैं, राइट। टेस्ट को आपने पास कर लिया, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ यू फेल टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर और मीट द जॉब एक्सपेक्टेशन
तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप इंटरव्यूअर से आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ, इंटरव्यू को आप इंप्रेस नहीं कर पाए, उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उनको लगा कि आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑर्गेनाइजेशन को भी लगा कि ये कैंडिडेट और इसकी प्रोफाइल हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट फिट है, तो वो उसको पास कर देते हैं, उसे एक कंडीशनल जॉब ऑफर दे देते हैं। और कंडीशनल जॉब ऑफर देने के बाद फिर क्या होता है, उसका बैकग्राउंड एग्जामिनेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और अगर कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई तो फिर क्या होता है, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में यही हुआ था, एक व्यक्ति ने सारे लेवल्स क्रॉस कर लिए, लेकिन उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चला कि जिस ऑर्गेनाइजेशन लास्ट उसने छोड़ी है उसमें वो एम्प्लॉय था ही नहीं, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया ही नहीं, उसने फेक अपना एक्सपीरियंस लेटर लगा रखा था। तो जब उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तब जाके वो चीज पकड़ में आई। तो फिर उस कैंडिडेट को उन्होंने नेक्स्ट आगे कंसिडर नहीं किया और उसे वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दिया। सो इसलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो गया फिर आपको वो पास कर देंगे और आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, विच इज योर मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर आप फिट हो तो अच्छी बात है, अगर आप अनफिट हो, आप नहीं मीट अप कर पा रहे हो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एकदम फिट गया है, यू आर एबल टू परफॉर्म द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जॉब, तो वो आपको एक परमानेंट जॉब ऑफर दे देते हैं एंड यू फाइनली गेट सिलेक्टेड इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन।